जी नमस्कार मेरे दोस्त भाई एवं बहनों। जैसे कि मेरे कुछ दोस्त लोग के अनुरोध पर आज मैं कक्षा 10वीं का एक चैप्टर त्रिकोणमिति आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। और इस चैप्टर में आप लोगों को जितने भी बिहार बोर्ड की 10वीं की कक्षा में प्रश्न आते हैं उस सब को हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो चलो आज के क्लास को हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं वो अनुरोध किए हमसे कि हमको पढ़ा दीजिए थोड़ा, इसी के लिए हम ये चैप्टर लेकर आप लोगों के सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर का। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत है ना, आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो पहले बताते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। जैसे कि त्रिकोण मिति। त्रि का अर्थ होता है तीन। क्या? त्रि का अर्थ होता है तीन। कोण का अर्थ होता है कोण, एवं मिति का अर्थ होता है माप, माप या मापन। ठीक है। त्रि का अर्थ होता है तीन यानी तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है माप या मापन। इसको अंग्रेजी जैसे ट्रिगोनमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिगोनमेट्री को 3 पार्ट में तोड़ेंगे, ट्रिगोन और मेट्रॉन। ट्री का अर्थ क्या हुआ? ट्री का अर्थ हुआ 3। गोन का अर्थ हुआ भुजा। एवं मेट्रॉन का अर्थ क्या हुआ? मेट्रॉन का अर्थ हुआ माप। ठीक है। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों का मापन या 3 भुजाओं का मापन। देखो यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? 3 कोणों की मापन या 3 भुजाओं की मापन, या 3 भुजाओं। रुक बोलो। जैसे देखो ट्री का अर्थ होता है 3। गौन का अर्थ होता है भुजा। और मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? माप। यानी त्रिकोणमिति का है ना शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3 कोणों की माप। यानी कोई त्रिभुज है ना, लो ना समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है ना, त्रिकोणमिति अधिकतर यूज समकोण त्रिभुज में ही होता है। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक होता है 3 कोणों की माप या 3 भुजाओं की मापन। ठीक है। तो अब इसके बारे में जानकारी थोड़ा देना आवश्यक है। जैसे कि त्रिकोणमिति चैप्टर हुआ, उसका तो कोई जनक होगा, किसी ने तो उसको आविष्कार किया होगा। तो त्रिकोणमिति का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो बताते त्रिकोणमिति का है ना स्थापना का श्रेय यूनानी वैज्ञानिक और एक पुराना खगोल शास्त्री था वो हिपार्कस को जाता है, जिन्होंने त्रिकोणमिति का स्थापना किया था। उसे त्रिकोणमिति का क्या जनक भी कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने त्रिकोणमिति के प्रथम सारणी का संकलन किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोणमिति के स्थापना के श्रेय यूनानी खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति का स्थापना का श्रेय यूनानी खगोल शास्त्री या खगोलविद
वैज्ञानिक हिपार्कस को जाता है। किसको? हिपार्कस। किसको जाता है? हिपार्कस को जाता है, हिपार्कस को। इन्हें त्रिकोणमिति का जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को मुझे पढ़ाने के क्रम में कोई गड़बड़ी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रथम बार इस क्लास 10वीं का इस चैप्टर को आप सब के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। त्रिकोणमिति का हिपार्कस को जाता है। हिपार्कस ने क्या किया था? हिपार्कस ने है ना जो त्रिकोणमिति का प्रथम सारणी का संकलन किया था। हाँ। तो ये क्या हुआ? ये हुआ त्रिकोणमिति का परिचय। क्या हुआ? त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो हो गया त्रिकोणमिति के बारे में परिचय। जो बेसिक त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने से पहले इन चीज़ों को ज्ञान होना विद्यार्थी के पास आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं त्रिकोणमिति में जानकारी। त्रिकोणमिति की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ना चाहिए। किसके बारे में? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरेम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरेम, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय किस में लागू होता है? पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ एक ही त्रिभुज में लागू हो सकता है, वो है समकोण त्रिभुज। नोट में इसको लिख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी के लिए सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसका ये भुजा हो गया 90 डिग्री। कितना डिग्री? ये भुजा हो गया इसका 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री। इसका नाम रख देते हैं। मान लीजिए इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी, इसका नाम रख दिए सी। तो समकोण त्रिभुज में है ना, जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? तो सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। कर्ण क्या होता है? तो सबसे बड़ी भुजा होता है। और जैसे ये सबसे बड़ी भुजा है तो क्या हो जाएगा? कर्ण, ठीक है। और ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। ये हो गया आधार। देखो हम एंगल लिए हैं थीटा। क्या एंगल लिए हैं? थीटा। अब बताते हैं, जो भी एंगल लेना है ना, एंगल जो भी होगा ना उसके सामने का भुजा लंब होगा। क्या होगा? उसके सामने का भुजा लंब। जैसे यहाँ पे एंगल लिए हैं क्या? थीटा।
यह क्या एंगल है, एंगल, ठीक है। तो थीटा के सामने भुजा कौन है, थीटा के सामने की भुजा तो ये है, थीटा के सामने ये भुजा है, तो ये हो जाएगा लंब। अगर थीटा ये रहता है, एंगल ये रहता है, थीटा यहाँ पर ये रहते हैं, तो लंब क्या हो जाता है, लंब ई हो जाता है। इसके सामने की भुजा कौन है, ये, तो लंब क्या हो जाता है, ये हो जाता है नीचे वाला, ठीक है। लेकिन थीटा ये लिए है तो लंब ये हो जाएगा। कर्ण, समकोण त्रिभुज में ना कर्ण क्या होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। आधार और लंब, आधार और लंब एंगल के हिसाब से क्या होगा, ये एंगल है थीटा के हिसाब से ना आधार और लंब बदलता रहेगा। लेकिन कर्ण है ना, कर्ण हमेशा एक ही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखो फिर एक त्रिभुज बना देते हैं, एक समकोण त्रिभुज होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ए बी सी हो गया, तो मान लिए यहाँ पे एंगल, मान लिए एंगल ले लिए, थीटा ले लिए, चाहिए थीटे ले लिए एंगल, ठीक है। तो इसमें एंगल कहाँ लिए, एंगल यहाँ पर लिए थीटा, थीटा। तो इसमें लंब कौन होगा, इसमें है ना लंब ये हो जाएगा, सामने की भुजा ये हो जाएगा लंब, यानी सामने की भुजा। अब कर्ण क्या है, तो कर्ण तो कभी नहीं चेंज होगा, समझे। तो कर्ण में कोई बदलाव नहीं, कर्ण कर्ण के हिसाब से कर्ण रहेगा। ये हो गया, बच गया जो आधार, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, एंगल, एंगल यानी कोण, जैसे थीटा हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया इत्यादि लेते हैं के सामने के भुजा, भुजा हमेशा लंब होगा। देखो जैसे कि यहाँ पर थीटा लिया है, आपका मन होगा तो यहाँ पर स्मॉल में ए भी ले सकते हैं, अगर मन होगा तो यहाँ पर स्मॉल में बी भी ले सकते हैं, अगर मन होगा स्मॉल में तो इसको जेड भी ले सकते हैं, ये आपका अनुसार है। समझे, इसको है ना, जो ए बी सी या जेड लीजिएगा ना, ये स्मॉल में लीजिएगा, ये ए बी सी ना समझ लीजिएगा, ये तो त्रिभुज का नाम है। अंदर में आपको मन है थीटा ले ले, फाई ले ले, गामा ले ले, पूछो कोई चीज़ ले लो, वो एंगल हो जाएगा, वही के हिसाब से लंब और आधार होगा। कर्ण कभी क्या होगा, तो कर्ण कभी चेंज नहीं। इसी बात को यहाँ पर लिखे, एंगल कोण जैसे थीटा, ए बी सी इत्यादि, तो सामने की भुजा क्या होगा, सामने का भुजा हमेशा लंब होगा, लंब, ठीक है, ये लंब होगा। चलिए, तो इसमें जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में इसमें है ना, जैसे आधार, आधार को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, तो बेस, शॉर्टकट में इसे स्मॉल बी लिखेंगे, ठीक है। आधार को लिखेंगे बेस, इसी प्रकार लिखेंगे लंब, लंब को क्या लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अंग्रेजी में। कुलर, इसे शॉर्टकट में स्मॉल पी लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है क्या, तो कर्ण, कर्ण को क्या लिखेंगे, कर्ण को लिखेंगे हाइपोटेनस, फिर स्मॉल एच, कभी इसको कैपिटल नहीं लिखेंगे। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये हो गया कर्ण, इसको स्मॉल एच लिखेंगे। इसके बाद ये हो गया थीटा के सामने की भुजा, ये लंब थीटा है, थीटा एंगल है, तो सामने की भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो लंब, इसको क्या लिखेंगे, पी, और नीचे वाला हो जाएगा आधार, इसको क्या लिखेंगे, बी। तो पाइथागोरस प्रमेय का कुछ सूत्र है जो आप सब को बताते हैं। देखो, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस
आधार के स्क्वायर, ठीक है, कर्ण के स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तब बराबर होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया सूत्र नंबर 1 लिख लेते हैं। तो इसमें स्क्वायर हटाएंगे, सीधा लिखेंगे कर्ण। तो ये स्क्वायर है ना रूट में चढ़ जाएगा इधर, और यहाँ से स्क्वायर हटा तो इस कदर गया तो ये रूट में चढ़ गया, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। जैसे कि बताते हैं ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी ये कर्ण का स्क्वायर बराबर करने के लिए ना लंब के स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा आधार के स्क्वायर में। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाया सीधा कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर तो ये स्क्वायर हटा तो एक कदारी रूट चढ़ गया, ये लंब के स्क्वायर प्लस हो गया आधार के स्क्वायर। इसी से फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला नंबर 2। ये फार्मूला लिख लेना और याद कर लेना, ताकि ये बेसिक है। इसके बाद लिखेंगे लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर चाहिए, इसको हटाओ, लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर अब माइनस लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर। ये लंब है ना, लंब को इस कतार लिया है, एक कतारी प्लस में है तो इस कतार आएगा तो माइनस में, कर्ण के स्क्वायर अब माइनस लंब के स्क्वायर, तो बराबर किसका स्क्वायर हो जाएगा आधार के स्क्वायर। इसी को सीरियल नंबर में लिख देंगे, आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यानी इसको शुरू में कर दिए, इसको बाद में कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये आधार के स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो सीधा लिखेंगे आधार, ये स्क्वायर हट गया यानी इसका कर जाएगा तो रूट में जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, रोक लंब के स्क्वायर रोकना। चलो अब आते हैं 3 बारह में। 3 में है जैसे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर है, तब कर्ण के स्क्वायर ई प्लस आधार के स्क्वायर तो एक तारीख कर देंगे तो हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, ई प्लस आधार के स्क्वायर है तो एक तारीख करेंगे आधार के स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, समझा, लंब के स्क्वायर। तो इसी लंब के स्क्वायर को इस कतारी कर देते हैं, लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, तो रूट, स्क्वायर हटता है तो सीधा लिखेंगे लंब, लंब बराबर सीधा रूट चढ़ा दिए कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। देखो बच्चा ये तीनों फार्मूला है ना बेसिक फार्मूला है, अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो इसको बस सीधा मुंह से याद कर लो, अगर समझ में ना आता है तो तीनों फार्मूला को है ना डायरेक्ट याद कर लेना रट कर, समझे। इसको शॉर्टकट में भी लिख देते हैं, एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, तो सीधा एच करेंगे, एच बराबर एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, तो एच से स्क्वायर हटा दिए तो रूट चढ़ गया, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर हो गया। और इसी से बना लो पी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। देखो ई पी के स्क्वायर बराबर क्या किया, एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, तो सीधा इसमें पी करेंगे तो क्या होगा, कि जो स्क्वायर है ना वो रूट में चढ़ जाएगा, तो पी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद होगा वो बी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, बी के स्क्वायर बराबर हो गया एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, और पी के जैसे इसमें से बी में से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो सीधा हो जाएगा बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो बच्चा बस इसको इस बोर्ड में बस इसको समझना है ताकि अच्छा से समझ आए। इसके बाद आपको PDF अपलोड करा दिया जाएगा, उससे आप नोट कर लीजिएगा। ये 3 फार्मूला है जो कि आपको पाइथागोरस प्रमेय में बहुत ही ज़रूरी है, और इसके आधार पर आगे आपको त्रिकोणमिति को समझने में बहुत ही आसानी होगी, यानी बहुत ही आसानी और सुविधा के साथ हम त्रिकोणमिति चैप्टर को समझ पाइएगा, समझे। तो आप लोग पहले इस सब को समझ लिए अच्छा से, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा।
अभी जैसे कि देखो बच्चा लोग, अगर इसको अभी समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर देखिए एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी त्रिभुज के आधार पर आप आगे कहें ना हिसाब को सॉल्व कर पाइएगा। जैसे देखते हैं, पहले ये बताइए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है, इसमें नाम है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी, इसका नाम रख दिए सी, ठीक है। तो आप इसमें आपको तो बात पता ही होगा कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कुछ भी हो जाए, कोई कंडीशन आ जाए, कर्ण नहीं बदलेगा। लंब और आधार आपस में एंगल जहाँ से मानते हैं उसके अनुसार बदलता है। जैसे ये हो गया कर्ण, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये चीज लिखते हैं ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। जैसे आप मान लिए एंगल ए है, ठीक है, एंगल इसको मान लिए, एंगल ए को मान लिए, तो ए के लिए तो एंगल के सामने की भुजा क्या होता है, लंब, क्या होता है, तो लंब। मान ली एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने की भुजा लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये, ठीक है, लंब हो जाएगा बराबर बी सी हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। जब लंब भी हो जाएगा तो बच जाएगा एगो भुजा, तो वो हो जाएगा सीधा आधार, आधार क्या हो जाएगा, ए बी। चलिए ठीक है, इसके बाद मान लिए एंगल बी, आप एंगल ए न माने, एंगल मान लिए आप सी, ठीक है, एंगल क्या मान लिए, सी। जब भी आप एंगल सी माने, एंगल जब आप सी मानिएगा ना, तो सी के सामने की भुजा, सी के सामने की भुजा हो जाएगा लंब। तो सी के सामने की भुजा कौन है, सी है, इसके सामने की भुजा ये कौन है, ए बी, तो हो जाएगा लंब, यानी हो जाएगा लंब ए बी, लंब बराबर ए बी, ठीक है। और उसके बाद जो बच गया तो बच जाता है ई, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो बच गया ई बी सी, तो ई हो जाएगा आधार, आधार बराबर हो जाएगा बी सी। तो चलो ठीक, इसी आधार पर आपको बताते हैं। इसी में जैसे कि एंगल है ना, जैसे कि इसको अब मिटाओ, देखो हम आपको लेकर चले एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए मान लीजिए एंगल, मान लीजिए इसको ए को माने, तो एंगल ए के लिए लंब कौन होगा, तो लंब हो जाएगा एंगल ए के लिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब एंगल ए है, इसके सामने हो जाए ई हो गया, लंब हो गया कौन, बी सी। और एंगल ए के लिए आधार, एंगल ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, जब लंब हो गया ई बी सी, कर्ण कभी अपने आप में बदलेगा ना, आधार कौन बच गया, बच गया ए बी, एंगल ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी, ठीक है। इसी प्रकार मान लिया मैं एंगल ए नहीं लिया, एंगल बच्चा का अपना मन के ऊपर होता है, जिसको जो आसानी होता है पढ़ने में उस तरीके से सबको सॉल्व करता है। तो मान लिया बच्चा सब लिया एंगल सी, तो एंगल सी, तो एंगल सी के लिए लंब कौन होगा, तो सी के सामने की भुजा, सामने की भुजा ए है, एंगल सी के लिए लंब, एंगल सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा सामने की भुजा यानी ए बी हो जाएगा। और ये एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, आधार। जब लंब ये हो गया, अब कर्ण कभी अपने आप में बदलेगा ना, कर्ण दोनों एंगल के लिए ए सी रहेगा, या एंगल सी हो या एंगल ए हो, कर्ण क्या रहेगा, ए सी, यानी कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो एंगल सी के लिए आधार कौन हो जाएगा, जब लंब ए बी हो जाएगा तो आधार हो गया, बच गया बी सी, तो आधार हो जाएगा बी सी, ठीक है। इसके बाद आपको आते हैं, अब आते हैं मेन है, अब हुआ, अब असली त्रिकोणमिति की शुरुआत हो रही है यहाँ से। देखो तो पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। क्या त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। देखो क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या रेशियो। पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बच्चे बता दें कि त्रिकोणमितीय अनुपात है ना 6 होता है। कौन, साइन, कोसाइन, साइन को संक्षिप्त में साइन लिखेंगे, कोसाइन को कॉस लिखेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट को क्या लिखेंगे, टेन लिखेंगे। उसके बाद कोसेकेंट, कोसेकेंट को क्या लिखेंगे, कॉसेक लिखेंगे। सेकेंट, सेकेंट को लिखेंगे से,
सेक। और कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को क्या लिखेंगे, कॉट। तो देखो क्या वो त्रिकोणमितीय अनुपात है, गणित में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। हमारी 10वीं कक्षा के गणित के अनुसार कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6। अनुसार 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अनुपात है, वो कौन कौन है बताते हैं। एक में हो गया साइन, पूरा नाम, इसको लिखेंगे आपको संक्षिप्त नाम, एक क्रम संख्या, तो देखो कॉलम बना देते हैं। एक में हो गया 0, एक में हो गया साइन, साइन को संक्षिप्त में साइन ही लिखते हैं, SIN हो गया। 02 में हो गया कोसाइन, कोसाइन को संक्षिप्त में क्या लिखेंगे, कॉस। 03 में हो गया टेंजेंट, पूरा नाम क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट को क्या लिखेंगे, संक्षिप्त में लिखेंगे टेन। 4 में हो गया कोसेकेंट, क्या, कोसेकेंट, कोसेकेंट को संक्षिप्त में क्या लिखेंगे, तो कोसेक लिखेंगे, कोसेक। 5 में हो गया सेकेंड, सेकेंड को संक्षिप्त में जैसे 5 में हुआ सेकेंड, सेकेंड को संक्षिप्त में क्या लिखेंगे, तो सेकेंड को संक्षिप्त में ना सेक लिखेंगे। उसके बाद 6 में हो गया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को संक्षिप्त में क्या लिखेंगे, तो कोटेंजेंट को संक्षिप्त में कॉट लिखेंगे, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को संक्षिप्त में क्या लिखेंगे, कॉट। ठीक है, इस प्रकार क्या हो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके बारे में है ना आपको एक नाम और एक चीज़ और बता दे रहा है कि साइन, कॉस और टेन को हिंदी में क्या कहते हैं। इसका हिंदी का नाम भी मान लिया कहीं पूछ दिया, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, कॉस को हिंदी में क्या कहते हैं, टेन को, तो उसका जवाब रहना चाहिए। अगर त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बता रहे हो कि साइन को हिंदी में क्या कहते हैं। यहाँ पर ये नोट डालेंगे, देखो बच्चे क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक नोट डालेंगे। ठीक है, नोट में लिखेंगे, 1 नंबर नोट में लिखेंगे साइन, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, साइन को हिंदी में कहते हैं जया, जया। और साइन है ना, साइन शब्द के बारे में सर्वप्रथम है ना भारतीय खगोलविद यानी भारतीय वैज्ञानिक अर्थशास्त्री कौन बताया था, भारतीय अर्थशास्त्री, उसका नाम था आर्यभट्ट। हाँ, आर्यभट्ट ने सबसे पहले साइन के बारे में बताया था। तो साइन को हिंदी में जया, क्या, तो जया लिखते हैं। साइन के बारे में सर्वप्रथम भारतीय खगोलविद और अर्थशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था। अर्थशास्त्री किसने बताया था, आर्यभट्ट। बताया था। इसके बाद आता है कोसाइन, कोसाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, कोसाइन को हिंदी में, कोसाइन हो गया ना, कोसाइन को हिंदी में को जया कहते हैं, को जया कहते हैं। और 3 बारा है, थर्ड नेम है
तीसरा है आपका टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो टेंजेंट को हिंदी में है ना स्पर्श जया कहते हैं। स्पर्श जया कहते हैं। तो दोस्त इस 3 चीज़ों को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, कॉस को हिंदी में क्या कहते हैं, टेन को हिंदी में क्या कहते हैं। और इसके बाद आता है साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट का फॉर्मूला, जो आपको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? अगली क्लास में पढ़ाएंगे। मेन क्या है? फॉर्मूला। अगली क्लास में पढ़ाएंगे। क्लास में आज बस मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय दिया कि त्रिकोणमिति का बेसिक परिचय क्या है। त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीज़ें क्या क्या याद रखनी चाहिए, क्या क्या आप याद रखिएगा का इसके आगे आपको सहायता मिलेगा। आपको सबसे पहले तो त्रिकोणमिति के बारे में बताया कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, उसको समझने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया। इसके बाद उसका अनुपात त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में बताया जो कि ज़रूर है, उसका पूरा नाम बताया। उसके बाद हिंदी में क्या कहते हैं इसको बताया। इसके बाद हम आप सबके सामने अगली क्लास में त्रिकोणमिति का फार्मूला लेकर प्रस्तुत होंगे। और यहाँ तक कि आज के क्लास में हम बस हम यही पढ़ाने जाते हैं। और मेरे तरफ से कोई भी गलती हो गया होगा ना तो आप उसको माफ़ कीजिएगा और अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम करिएगा।